चलिए आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। इसके पहले हमने सर्दी जुकाम खांसी वगैरह के बारे में पढ़ा था। अभी भी फिलहाल मुझे जुकाम है ही, खांसी है, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपका कक्षा 11 की बात हम कर रहे हैं, वायरस का बचा हुआ था। हमने पढ़ा था आर.एच. विटेकर ने जीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया था। आर.एच. विटेकर ने जीवों को कितने जगतों में बांटा था? 5 जगतों में बांटा था, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने लगभग सभी जीवों, इस 5 जगतों के अंतर्गत उन्होंने लगभग सभी जीवों के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने वायरस के बारे में कहीं थोड़ा सा भी नहीं बताया है कि नहीं। तो उसे हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में थोड़ा सा वायरस के बारे में हम जान जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आप अपने जीवन में कभी ना कभी सर्दी जुकाम खांसी फ्लू है कि नहीं, वायरस से होने वाले रोगों से प्रभावित हैं, होते हैं कि नहीं। आपको सर्दी जुकाम, अभी देखिए ये ठंडी का मौसम चल रहा है, लगभग सभी लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, और आप ये जानेंगे कि वायरस के द्वारा, याद रखेंगे जो रोग वायरस द्वारा, एक नॉर्मली पहचान अगर करना हो कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, कौन सा फंगस के द्वारा हो रहा है, अगर आपको पता करना है तो सबसे आसान तरीका है कि जो फंगस या जो वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय तक चलने वाले। बुखार आपको नॉर्मली 1 दिन होता है, वैसे वो वीकेंड तक खत्म हो जाता है, हफ्ते के लास्ट तक खत्म हो जाता है। लेकिन आपको सर्दी जुकाम, मुझे देखो ना प्रताड़ित हूँ, प्रकांड प्रताड़ित हूँ, है कि नहीं। क्या होता है कि वो लंबे, क्यों लंबा होता है, क्योंकि उनके, देखिए हम वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दे रहा हूँ। वायरस क्या होता है, वायरस सजीव भी होता है निर्जीव भी होता है। मैंने इसके बारे में आपको कभी बताया होगा, है कि नहीं। वायरस, देखिए वायरस के बाहर जो, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप जब दवा खाते हो, जब आप दवा खाते हैं तो वो क्या करता है, जो आप दवा के साथ जो आपका बैक्टीरिया जाता है आपके शरीर में, वो उस बैक्टीरिया का भक्षण कर जाता है। लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायरस के शरीर के बाहर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन का आवरण। मान लेते हैं ये कोई वायरस है, तो इसके बाहर क्या पाया जाता है? प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसे बायोलॉजिकल भाषा में बोला जाता है कैप्सिड। आपसे कभी पूछेगा कि कैप्सिड किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कैप्सिड। आप कहेंगे कि वायरस की कोशिका के बाहर या वायरस के शरीर के बाहर, जैसे आपने पढ़ा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका, जब आपने पढ़ा हुआ था तो आपने उसे पढ़ा था कि पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। वैसे ही वायरस तो कोई जीवित पदार्थ है नहीं, निर्जीव भी है सजीव भी है। कब वह निर्जीव होता है कब सजीव होता है हम जानेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि क्या होता है, वायरस की कोशिका के बाहर, शरीर के बाहर प्रोटीन का आवरण होता है। आप जानते हैं कि वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उनके कई स्टेज होते हैं, अलग अलग रोग के हिसाब से होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जैसे हम बात कर लेते हैं एड्स की, इसके बारे में हमने पढ़ा है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके कितने स्टेज होते हैं, इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में किसी रोग का, अगर जैसे फर्स्ट अभी वायरस के द्वारा कोई रोग हुआ है तो फर्स्ट मतलब उसके लक्षण आपको पहले से ही अगर दिख रहे हैं, जैसे एड्स के लक्षण लगभग 6 महीने साल भर के बाद दिखते हैं, है ना, तब तक तो वो आपका कांड कर चुका है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज नहीं है, वो सेकेंड स्टेज में चला गया। समझ रहे हैं बात को। जो वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो 3 स्टेज का नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में अगर आप दवा करेंगे, मान लेते हैं अभी भगवान न करे किसी को हो, क्योंकि दुनिया का बड़ा खतरनाक रोग है, मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये कारण किस वजह से ये होता है। तो बात करते हैं एड्स की थोड़ा सा, क्योंकि हम वायरस पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए जब आप 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज में अगर आप दवा खाते हो तो ये वायरस मर जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसका स्टेज, जैसे जैसे इसका दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये आपके शरीर पर, ये आपके तंत्रिका तंत्र पर हावी होता जाता है, ये आपके नर्व सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और फिर आपको अगर सेकेंड स्टेज तक जाएगा तो फिर क्या करेगा, आप इसकी दवा करते 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 वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा, और थर्ड स्टेज में किसी रोग का कोई इलाज नहीं होता, आपको अंततः मर ही जाना है, अंततः व्यक्ति की मौत ही होगी, पक्का है, ये तो श्योर है। कब होगी कोई भरोसा नहीं। फिर आप केवल दवा लेते रहेंगे तो वो दवा क्या करेगी, केवल इस प्रोटीन तक ही काम करेगी, इसे बढ़ने नहीं देगी, क्या करने नहीं देगी, मतलब इस रोग का प्रसार आपके शरीर में पूरी तरह, जो अंग डैमेज है, जिस अंग को इसने प्रभावित किया है उसको ही प्रभावित करेगा, दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि अगर सेकेंड स्टेज में है तब तो ठीक है, थर्ड में चला गया, सेकेंड अपने आप थर्ड में लेके चला ही जाने वाला है।
तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में ही हम दवा कर लेते हैं। तो ये क्योंकि इसके बाहर आप कहेंगे कि जो वायरस होता है इसके बाहर क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। वायरस के जो नॉर्मली रोग होते हैं वो 3 स्टेज तक जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर किसी का इलाज कर दिया जाए तो वो व्यक्ति बच सकता है। सेकेंड और थर्ड में बचने के चांस है। थर्ड में तो एकदम ना के बराबर होते हैं, आप केवल दवा लेके जिंदा रह सकते हो। और आपको मालूम है कि लगातार अगर आप दवा का सेवन करते हैं तो आपका रोग तो बचा है लेकिन आपका लीवर डैमेज है। दवा खाते हैं तो लीवर डैमेज होने के चांसेस पूरे हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि दवा का जितना कम से कम सेवन कर सके, आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को जितना जगा सको उतना बेटर है। मुझे देख रहे हो, मैंने दवा नहीं खाया, मजाल है दवा खा लो। क्यों? क्योंकि अगर आप, मैंने आपको बताया कि आपका हाइपोथैलेमस, आपका शरीर इस तरह से बना हुआ है कि अगर आप किसी रोग की दवा नहीं करते तो वो आपका क्या, अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मरने वाले हो दवा ना करो, मर जाइयो पर भजाइयो नहीं है कि, लेकिन आप लीजिए जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओ तब लीजिए, ठीक है, लास्ट स्टेज पे लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बायोलॉजिकल भाषा में कैप्सिड बोला जाता है। वर्ड याद रखेंगे। हम बात करते हैं वायरस की। वायरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाय और रस। इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसे हिंदी में बोला जाता है विषाणु। क्या बोला जाता है? विषाणु। विषाणु का अगर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं तो आप करेंगे विष धन अणु, मतलब विषैला पदार्थ। वह पदार्थ जो पूरी तरह से किससे भरा हुआ है? विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? विषाणु बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? वह विषैला पदार्थ जो किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सके, है ना, या किसी जीव को क्या कर सके? प्रभावित कर सके, वो क्या है? विषाणु है। विषाणु के बारे की बात करें, सबसे पहले से किसने देखा था? तो इसको सबसे पहले देखा था डिमित्री आइवानोवस्की ने। किसने देखा था? डिमित्री आइवानोवस्की ने। उन्होंने तंबाकू की पत्ती, तंबाकू को देखा तो उसकी पत्तियां सिकुड़ रही थी। क्या कर रही थी? सिकुड़ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या कारण है कि इसकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, काली होती चली जा रही हैं। तो उनको पता लगा कि वायरस, तब उन्होंने इसका नाम क्या किया? इसको बताया कि ये एक वायरस नाम का एक एक वायरस एक ऐसा जीव है, हालांकि ये जीव भी नहीं है, निर्जीव भी है, एक कारक है जो इस पत्ती को क्या कर रहा है? काला कर रहा है और इसकी पत्तियों को सिकोड़ रहा है। क्या कारण है कि पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वायरस क्या कर रहा है? इसको प्रभावित कर रहा है। कभी कभार पूछा जाता है कि वायरस को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो आप कहेंगे, याद रखेंगे कि कहाँ देखा गया था? तो आइवानोवस्की ने देखा था। किस, अब पूछेगा किस रोग में देखा था? तो देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे। वायरस को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो कहाँ देखा गया था? तंबाकू के रोग में। किस रोग में देखा गया था? मोज़ेक रोग में। किस रोग में? मोज़ेक, मतलब तंबाकू में देखा गया था। वायरस को सबसे पहले तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग में देखा गया था। और किसने देखा था? भाई? डिमित्री आइवानोवस्की ने देखा था। मैं नाम लिख देता हूं, आइवानोवस्की। देखिए ये विदेशी वैज्ञानिकों के नाम है, तो इनके नाम में थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन होगी। तो इसका नाम देखिए, कहीं कहीं इवानोवस्की लिखा होता है और कहीं कहीं आइवानोवस्की लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। बात करते हैं हम। तो सबसे पहले डिमित्री आइवानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्ती को देखा कि वो काली हो रही है और सिकुड़ रही है। तो उन्होंने उसके कारक को ढूंढा कि क्या कारण है कि ये पत्ती क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। तो उनको पता चला कि एक कारक है जिसको उन्होंने वायरस के नाम से पुकारा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है? पत्ती सिकुड़ रही है और काली होती चली जा रही है। फिर उसके बाद उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया, उसके बारे में कुछ बताया कि विशेषता क्या होती है, क्या पहचान होती है वायरस की। तो याद रखेंगे, जैसे युग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि युग्लिना प्रकाश संश्लेषी भी हो सकता है और अप्रकाशिक परजीवी भी हो सकता है। वो अपना भोजन बना भी सकता है और वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना भी सकता है और दूसरों पर आश्रित दूसरे जीवों को मारकर या दूसरे जीवों का शिकार करके भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसे जंतु और पादप के बीच की क्या बोला जाता है? कड़ी बोला जाता है। उसी प्रकार से वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या बोला जाता है? कड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोरोना की गाइडलाइन आई थी तो हमने क्या किया था? हम केवल एक मास्क के बलबूते हम चले जा रहे थे और हमने उसका परिणाम भी भुगता है कि नहीं। अभी ये ओमिक्रॉन आ रहा है, आपको बता दूं
ठीक है, सर्वे के हिसाब से ये पिछले जो आपका पिछला वाला कोरोना का जो वेरिएंट था उसके मुकाबले 318% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब वो हर मिनट की बात कर लें या हर दिन की बात कर लें तो उसका जो बढ़ने का क्रम है वो बढ़ ही रहा है। मतलब हम क्या समझें आप, समझने का मतलब ये है कि ये हमारी कहीं ना कहीं चूक है, हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसा ना हो कि लॉकडाउन फिर लगाना पड़ जाए, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से हम हैं, क्योंकि हम एहतियात नहीं बरतते और किसी भी रोग में एहतियात पहले बरता जाता है। आप दवा से नहीं ठीक होते बल्कि आप परहेज से ठीक होते हैं। कोई दवा, जैसे अगर आपको बुखार में कहा जाता है या सर्दी में कहा जाता है ठंडी चीज़ें ना खाइए, तो दवा खाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप दवा भी खा लेते हैं और ठंडी चीज़ें भी खाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप दवा से नहीं ठीक होते बल्कि आप परहेज से ठीक होते हैं। तो एहतियात बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आज ही पालन कीजिए। हम पब्लिक में जाते हैं तो हम मास्क हटा देते हैं और अकेले रहते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं, नहीं ये थोड़ी से ना। और देखते हैं ना आधे लोग का मास्क यहाँ नीचे रहता है, मास्क को बार बार ना छुइए। ये सारी चीज़ें आप गाइडलाइन आप जानते हैं, मैं कोरोना के बारे में नहीं पढ़ा, हालांकि कोरोना भी एक वायरस ही है, ठीक है, तो वायरस के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो होता क्या था कि जानते हैं वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जैसे ही किसी सजीव कोशिका के अंदर एंटर करेगा, जैसे मान लेते हैं मेरे बॉडी के अंदर वो प्रवेश करेगा, वो क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। और वो पहले मेरे किसी एक कोशिका को प्रभावित करेगा और उस कोशिका पे अपना क्या अस्तित्व बना लेगा। उसका जो न्यूक्लिक अम्ल होगा, उसका जो डीएनए होगा, वो किसका डीएनए हो जाएगा? वायरस का डीएनए हो जाएगा। अब धीरे धीरे वो अगल बगल की सारी कोशिकाओं को डैमेज करेगा और ऐसे करते करते आपके शरीर की सारी कोशिकाओं को क्या कर लेगा? कंट्रोल में कर लेगा। फिर दौड़ो। समझ रहे हैं बात को? तो चलते हैं बात करते हैं प्रमाण। अब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई हम क्यों सजीव बोलते हैं, क्यों निर्जीव। अगर हमने ऐसे ही कर दिया कि भाई वायरस सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो भाई क्यों सजीव है, क्यों निर्जीव है ना। मैंने आपको बताया था साइंस का मीन ही होता है क्यों। हर चीज़ का अगर हर क्यों का जवाब नहीं दे पाया साइंस, तो साइंस का कोई मतलब नहीं है। हर क्यों का कुछ ना कुछ जवाब होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सजीव एंजाइम का संश्लेषण। बात करते हैं वायरस की, तो वायरस क्या करता है? अपना एंजाइम विकर क्या काम करता है हमारे शरीर में? जैसे ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। वैसे ही वायरस क्या काम करता है? अपना खुद का विकर एंजाइम बनाता है, संश्लेषित करता है। और बनाने का काम, निर्माण का काम कहाँ होगा? निर्जीव कोशिका में या सजीव में? जाहिर सी बात है सजीव में होगा। किसी चीज को कौन बनाएगा? ये टेबल वगैरह, ये पंखा अपना प्रोटीन बनाएगा, अपना एंजाइम बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव है। तो जो सजीव कोशिका होगी वही के एंजाइम का क्या करेगी? संश्लेषण। ये पहला प्रूफ है। दूसरे प्रूफ की बात करते हैं कि जैसे ही मैंने आपको बताया ना अभी कि जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करती है, वो क्या करती है? सक्रिय हो जाती है। सक्रिय का मतलब क्या है? अभी वो क्या है? मान लेते हैं ये जमीन पे गिरी पड़ी है या किसी टेबल वगैरह पे पड़ी है, तो ये क्या है? निर्जीव है। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करती है, उसके ऊपर क्या करती है? अपना प्रभुत्व बना लेती है, अपना अस्तित्व वहां पे कायम कर लेती है और दूसरी कोशिका को मार डालती है। धीरे धीरे भक्षण करके काम खत्म। वो सब आपने देखना ना, मूवी वगैरह देखते होंगे। किसी व्यक्ति को मतलब अब आजकल हॉरर मूवी जो आती है, उसकी आंखों में देखा, वो उसके बस में हो गया, अब वो कोशिका उसके काम कर रही है ना। फिर वो दूसरे ने तीसरे को देखा करते करते, तो वही सेम प्रोसेस यही करता है। वो पहले एक कोशिका, फिर दूसरी कोशिका, फिर तीसरी कोशिका, करते करते पूरे शरीर पे क्या कर लेगी? अपना प्रभुत्व बना लेगी। आगे बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ। अब देखो, उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, एंजाइम बनाता है। चलिए कोई बात नहीं भाई, एंजाइम बनाओ, ठीक है। सजीव कोशिका में जाके सक्रिय। अब सबसे जरूरी क्या है? अपना आनुवंशिक पदार्थ भी बनाता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं आप? समझिए हमने पढ़ा है कि मनुष्यों में आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है? डीएनए करता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या? वह पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, वो क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। अब देखो वायरस में भी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। जैसे ये कोशिका है, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए पाया जाता है। अब ये क्या करेगा? वायरस जाएगा और इस कोशिका पे क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा और इस न्यूक्लियस पे अपना क्या कर लेगा? प्रभुत्व बना लेगा। और इसके अंदर जो डीएनए है वो किसका हो गया? किसका हो गया भाई? वो वायरस का हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या है भाई? जिसके पास अपना आरएनए, मतलब जिसका अपने, भाई हम डीएनए लेके क्या करेंगे? अगली पीढ़ी को देंगे। डीएनए का क्या फायदा है? वो अगली पीढ़ी बनेगी, हमारे वजह से बनेगी ना। तो हमारे पास जो डीएनए होगा, जो डीएनए सूचना देगा, वही तो बनेगा। तो ये क्या करेगा? इस आपकी कोशिका पे कब्जा किया पड़ा है
है कि नहीं। अब अगली पीढ़ी को ये संतान भी पैदा कर रहा है, मतलब कोशिका का विभाजन करेगा। तो कोशिका का विभाजन करेगा तो डीएनए चाहिए ना कोशिका विभाजन के लिए, तो कोशिका विभाजन के लिए डीएनए चाहिए, तो डीएनए तो है उसके पास, समझ रहे हैं। तो जब वो डीएनए को बांटेगा, वो आपके शरीर में जब इंटर करेगा तो धड़ाधड़ तोड़ता है फटाफट कोशिका को, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, इसलिए वायरस वाले रोग बहुत जल्दी फैलते हैं, समझ रहे हैं। ये क्या जैसे आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा जाके कोशिका विभाजन, क्योंकि उसने डीएनए को क्या किया है, अपने कंट्रोल में रखा है, बता दिया कि मैं वायरस हूं, मैं कोरोना का वायरस हूं, मैं ओमिक्रॉन हूं, और ये क्या करेगा, इस कोशिका को कब्जा कर लेगा और शरीर के अंदर जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, 2 भागों में डिवाइड। मैंने कोशिका विभाजन आपको पढ़ाया हुआ है, पता है ना। तो वो कोशिका को तोड़ेगा, 1 से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, शाम तक बाबू बीमार है, अगले दिन पीजीआई रेफर, समझ गए। तो देखिए याद रखेंगे कि सजीव अगर पूछ देता है कि वायरस के सजीव होने के क्या लक्षण है, तो ये अपना एंजाइम बनाता है, और जैसे ही किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करता है क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और देखिए और तो और उसके बाद क्या है, ये क्या काम करता है, आरएनए, मतलब इसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ भी पाया जाता है, जो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। मैंने आरएनए और डीएनए वाले में मैंने आपको बताया था, आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए। ज्यादातर या उच्च कोटि के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का काम डीएनए करता है, लेकिन कुछ जीव आज भी ऐसे हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए करता है। लेकिन याद रखेंगे कि जहां आरएनए होगा वहां डीएनए नहीं होगा, और जहां डीएनए होगा वहां आरएनए नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर उसी थायमीन को हम हटा देते थे तो वो क्या बन जाता था, थायमीन की जगह अगर यूरेसिल हो जाता था तो वो आरएनए बन जाता था, और अगर वो थायमीन रहता था तो वो डीएनए बन जाता था। लेकिन दोनों एक साथ नहीं बनता है। कैसे बनेगा भाई, नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। चलिए समझ में आ गया। देखिए आनुवंशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है वायरस में, लेकिन वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं निर्जीव, ठीक है। इसके निर्जीव होने के क्या चांसेस हैं, कि इसमें क्या पाया जाता है, ये कोशिका के रूप में नहीं पाई जाती। जैसे हमने पढ़ा है कि कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, या तो उनका निर्माण एक कोशिका से हुआ होगा या तो बहुकोशिका से, लेकिन वायरस के पास कोई कोशिका नहीं होती, समझ रहे हैं। ये निर्जीव रूप में रहता है, और जब मैंने आपको बताया इसके पहले कि जैसे ही ये किसी कोशिका में प्रवेश करता है, उस कोशिका पे अपना प्रभुत्व बनाता है, तो वो शरीर ढूंढता है। जैसे आत्मा भूत वाली मूवी देखते हैं ना, हॉरर मूवी, आत्मा रहती है वो ढूंढती है शरीर, वैसे ये क्या ढूंढता है, कोशिका। कोई कोशिका दे दो भाई, डोनेट कर दो कोशिका, मैं कांड कर दूं, समझ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, और जिसमें कोशिका नहीं है वो जाहिर सी बात क्या है, निर्जीव। क्योंकि कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, और अंग मिलके क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। तो जब कोशिका ही नहीं तो शरीर का निर्माण कैसे होगा, इसीलिए ये क्या है, निर्जीव है। आगे निर्जीव की भांति जिस प्रकार से किसी निर्जीव वस्तु को, जैसे मान लेते हैं बालू, इसी चाक को हम बोतल में भर के कई सालों तक रख सकते कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। वैसे ही वायरस को बोतलों में भर के, बॉटल में भर के आप कई सालों तक वैसे ही रख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका में फिर पहुंचा, शुरू मामला, समझ रहे हैं। ये इसके निर्जीव होने के सर्टिफिकेट्स हैं। आगे बात करते हैं पोषण, ये भोजन कैसे करता है, भाई जिंदा कैसे रहता है। आपको मालूम है ना, कोई सजीव होगा तो जो सजीव है उसके एक लक्षण है भोजन, पढ़ा ना भाई, जो सजीव होगा उसको भोजन तो करना ही करना है। अब बात करते हैं ये भोजन कैसे करता है, तो आपको मालूम है भाई, जिसके पास अपनी खुद की कोशिका नहीं, जिसके पास अपना खुद का शरीर नहीं, वो पोषण कैसे करेगा, जाहिर सी बात है दूसरों से। भाई जब वो कोशिका दूसरों का मतलब पर है कि नहीं, पर माने दूसरों पर, है ना, पर मतलब जिसके पास खुद की कोशिका नहीं, खुद का शरीर नहीं, तो वो पोषण कैसे करेगा, दूसरों से, जाहिर सी बात है। तो वो क्या होगा, वे जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, परपोषी। अब इसमें समझते हैं कि इसमें भी 3 कैटेगरी आती है, पोषण में भी 3 कैटेगरी। जंतुओं में पाए जाते, जो जंतुओं में रोग फैलाते हैं वो कैसे पोषण करते हैं, जो पादपों में पाए जाते हैं वो कैसे करते हैं, और एक होता है बैक्टीरियोफेज, जिसका आप गहन अध्ययन कक्षा 12 में करेंगे। चलिए देखते हैं पादप। पादप वाला जो वायरस है, पादप वायरस की पहचान क्या होती है कि उसके केंद्रक में क्या पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है, डीएनए या आरएनए दोनों करता है। लेकिन जो पादप कोशिका होगी, पादप, जो वायरस पादप को प्रभावित करेगा या पादप कोशिका को प्रभावित करेगा, उसके केंद्रक में कौन सा अम्ल पाया जाए, सॉरी कौन सी शर्करा पाई जाएगी, कौन सा शुगर पाया जाएगा, राइबोज।
है ना, मतलब ये आरएनए वाला, इसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल का काम कौन करेगा, आरएनए करेगा, और जंतु कोशिका में एकदम अपोजिट उसका कौन करेगा, डीएनए। समझिए, मतलब आनुवांशिक पदार्थ का काम, अगर ये वायरस पादप कोशिका को प्रभावित करता है तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करेगा, आरएनए करेगा। अगर ये जंतु कोशिका को प्रभावित करता है तो क्या होगा, डीएनए। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चाइना ने एक ऐसे मच्छर की खोज की है, या एक ऐसा मच्छर बनाया है जो मच्छरों का ही भक्षण कर रहा था। कहने का मतलब है मच्छर केवल मच्छर को मार रहा था, और वो किस मच्छर को मार रहा था, खाली नर मच्छर को मार रहा था। नर ना रहेंगे तो फिर समझी जाओ बाकी तो आप समझदार हो भाई। नर नहीं रहेंगे तो आपको मालूम है कि जीवों में, ज़्यादातर जंतुओं में जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें बिना अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या होगा, जब तक अंडाणु शुक्राणु संलयित नहीं होंगे, निषेचित नहीं होंगे, तब तक किसी नए जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। और जब चाचे नहीं रहेंगे तो मतलब है क्या है, जब मच्छर ही गायब है, नर गायब है, तो मादा अकेले कर नहीं सकती, क्योंकि मादा अकेले किसी संतान की उत्पत्ति कब कर सकती है, जब वो क्या हो, द्विलिंगी हो, मतलब नर मादा दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाए, जैसे कि केचुआ में होता है। ठीक है, तो देखिए वैसे ही बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम से लग रहा है, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या, बैक्टीरिया को खाने वाला। एक ऐसा वायरस जो केवल बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया पर ही, भोजन के लिए बैक्टीरिया पर ही आश्रित रहता है, वो हमें और आपको इफेक्ट नहीं करता, बल्कि केवल बैक्टीरिया को खाता है। समझ रहे हैं, जो बैक्टीरिया को खाएगा उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। एक पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, इसे जीवाणु भोजी के नाम से भी जाना जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोला जाता है, और तो जो भोजी, जीवाणु को खाने वाला, तो जो जीवाणु को खाएगा वो जीवाणु भोजी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। याद रखेंगे, बैक्टीरियोफेज आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाएगा, बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया का ही भक्षण करता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा पॉइंट दिया कि जिस विषाणु में, जिस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिसमें, है ना, क्या दिया है, जिस विषाणु में, जो वायरस जिसमें आरएनए और आनुवांशिक पदार्थ का काम आरएनए करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रेट्रो विषाणु। कभी कभार पूछता है कि रेट्रो विषाणु किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का काम डीएनए करता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कौन करता है, कौन करता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। और जिस वायरस में ना, जिस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ का काम आरएनए करेगा, उसे रेट्रो विषाणु के नाम से जाना जाएगा। अब कुछ थोड़े से बात कर लेते हैं वायरस के द्वारा, वायरस क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव क्या डालते हैं। तो वायरस के द्वारा कई रोग होते हैं, वो हमें कई रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, फिर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था। रेखा हमें क्या था भाई, हिट करके, कूट करके, है ना, हिट करके, पीछे को हमने लिखा था पोएचे, है ना, फिर छोड़ गई। चले मैं सबका नाम लिख देता हूं, एक एक वीडियो में इसका बता दूंगा आपको। डस्टर कहाँ रख गया भाई, चले। तो पहले रोग का नाम कोई बता सकता है भाई, पहला रोग कौन था, वायरस के द्वारा जब हम रोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा रोग, तो पहला रोग, हाँ नकल मारो, नकल मारने में तो तुम लोग पीएचडी करके बैठे हो। पहला रे से कौन सा रोग था भाई, रेबीज। अगला वीडियो आपको रेबीज पे मिलने वाला है। दूसरा क्या है भाई, खसरा, ठीक है। और तीसरा क्या है, हर्पिस। हर्पिस देखिए, रेखा, ख से खसरा, हर्पिस। हमें मेनिनजाइटिस, क्या है, मेनिनजाइटिस। उसके बाद यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस में सॉरी, ठीक है, ट से ट्रैकोमा, ट्रेकोमा। आगे क्या है भाई,
करके, याद रखेंगे करके हमेशा साइलेंट होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अगला है पो से, आपको मालूम है पो से पोलियो, पो से क्या होता है बहनी? पोलियो। और ए से, ए की बात हम करते हैं तो ए से एड्स, और छ से छो लिखा है छोटी माता, सॉरी चे से चेचक, यहाँ लिख देता हूँ चे, उसके बाद चे से चेचक, और छो से छोटी माता, और डा से डेंगू, डेंगू, और गा से गलसोध, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, देखिए वायरस के द्वारा नॉर्मली हम लोगों में इतने रोग होते हैं, बहुत सारे रोग हैं। कुछ रोगों के नाम हमने आपको दिया क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है कि वायरस के द्वारा होने वाले 5 रोगों के नाम बताएं, तो थोड़ा सा ट्रिक याद करेंगे। रेखा हमें हिट करके पोइचे मतलब पीछे छोड़ गई, तो रा से रेबीज किसकी वजह से होता है? कुत्तों के काटने से होता है ना। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लुई पास्चर ने पूरी पृथ्वी को बचाया, क्योंकि जब रेबीज हुआ था तो लगभग आज भी हमारे देश में लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों की मौत कुत्तों के काटने से या जानवरों के। याद रखेंगे केवल रेबीज कुत्तों के काटने से नहीं होता, किसी भी जंतु जो कि उस वायरस से संक्रमित है। किस वायरस से संक्रमित है जब मैं आपको रेबीज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रेबीज केवल कुत्तों के काटने से नहीं होता बल्कि गाय, बिल्ली, समझ रहे हैं, बकरी, ठीक है, किसी भी जो उस वायरस से संक्रमित है उसके काटने से हो सकता है। तो केवल कुत्तों से सावधान ना रहिए बल्कि सभी जीवों से सावधान रहिए। ठीक है, चाहे वो पालतू हो चाहे वो जंगली हो, दोनों। ऐसा नहीं कि पालतू जानवर नहीं, पालतू जानवर भी अगर उस वायरस से संक्रमित है तो आपको रेबीज होने के चांसेस हैं। कैसे बचेंगे, क्या लक्षण है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। खसरा, खा से खसरा, उसके बाद हाथ से हर्पिस, में से मेनिनजाइटिस, उसके बाद हिपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, फिर एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा। इन सब के बारे में हम एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, गहराई से, क्योंकि हमें सतर्क होना है। एक छोटा सा पॉइंट बचा है आपका वायराइड वाला। ठीक है, आपका ये चैप्टर लगभग खत्म है, आपका दो पॉइंट बचा है, एक वायराइड और एक लाइकेन। ठीक है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।